अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर रिजवान और आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड का चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है इंटीग्रेशन। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और नेक्स्ट चैप्टर को भी अगर आपने डिस्कस करना है तो उस चैप्टर में भी इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। चैप्टर 2 जो है जो कि डेरिवेटिव का चैप्टर था एंड चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। चैप्टर 3 इंटीग्रेशन का चैप्टर है एंड चैप्टर 4 जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन पे चैप्टर है। ये तीनों चैप्टर इंटरलिंक्ड हैं। अगर आपको सेकंड चैप्टर नहीं आता अच्छे से तो आप चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 में स्ट्रगल करेंगे। इसी तरह अगर आपको चैप्टर 3 नहीं आता ठीक से तो आप चैप्टर 4 में स्ट्रगल करेंगे। सो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट हायर स्टडीज़ में भी। कैलकुलस के सब्जेक्ट में एक्चुअली बैकबोन है ये इंटीग्रेशन के टॉपिक, और इसी तरह डिफरेंशियल इक्वेशन का भी एक सब्जेक्ट होता है अगर आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करते हैं इंजीनियरिंग साइड में। सो हर एक इंजीनियरिंग डिग्री में इवन कंप्यूटर साइंस और एआई में भी डिफरेंशियल इक्वेशन का भी एक कोर्स पढ़ाया जाता है जो कि एक्चुअली चैप्टर 4 पे बेस करता है। ओके, ये चैप्टर थोड़ा-सा ट्रिकी है बिकॉज़ इसको सॉल्व करने के लिए आपको चैप्टर 2 के कॉन्सेप्ट्स एंड फ़ॉर्मूलाज़ पे अच्छी खासी ग्रिप होनी चाहिए। बट मैं अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से कोशिश करूँगा कि इस चैप्टर को जितना ईज़ी हो सके, इतना ईज़ी रख के इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया जा सके। सो चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस करने से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा। इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? काइंडली आप इसको स्किप ना कीजिएगा बिकॉज़ अगर आप ये पार्ट स्किप कर लेते हैं तो आपको इंटीग्रेशन पे अगर ग्रिप नहीं बनती तो आप अगेन चैप्टर 4 में भी स्ट्रगल कर रहे होंगे। ओके, सो यस, मैं डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को पहले एक्सप्लेन कर लेता हूँ, आपके लिए रिवाइज़ कर देता हूँ कि डेरिवेटिव एक्चुअली हम क्यों स्टडी करते हैं एंड डेरिवेटिव का क्या कॉन्सेप्ट है। तो लेट्स से अगर आपके पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ओके, आप अगर ये देखना चाह रहे हो कि ये फंक्शन अपने इनपुट के रिस्पेक्ट से कैसे चेंज हो रहा है, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, सो आप सिंपली क्या करेंगे, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव लेने के लिए आप ये नोटेशन डी बाई डी एक्स यूज़ करते हैं। सो यस, आप अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो यस ये पावर फंक्शन है। आप डेरिवेटिव के पावर रूल के थ्रू आप इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं और इसका आंसर आपको सिंपली 2x मिलेगा। 2x कैसे मिला? आपने पावर स्टार्ट में शिफ्ट कर दी एंड पावर में से 1 रिड्यूस कर लिया। सो एक्स स्क्वायर का आपने डेरिवेटिव कैलकुलेट किया तो आंसर 2x आ गया। सो यस, ये आपको क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है? ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है हाउ द फंक्शन फंक्शन इस वक्त एक्स स्क्वायर है इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल एक्स जिसके रिस्पेक्ट से आप डेरिवेटिव ले रहे हैं। सो यस, ये जो फंक्शन एक्स स्क्वायर है ये एक्स के रिस्पेक्ट से कैसे चेंज हो रहा है, और यस वो 2x टाइम चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर लेट्स से फंक्शन एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखें तो उसका ग्राफ इस तरह से पैराबोलिक ग्राफ होता है। सो आप अगर लेट्स से एक्स की वैल्यू स्मॉल पुट करते हैं तो ये फंक्शन एक्स की वैल्यू चेंज करने से स्टार्ट की वैल्यू में बहुत स्लोली चेंज हो रहा है। ओके, सो अगर लेट्स से यहाँ पे आपने 1 चूज़ किया हुआ है, सो आप नेक्स्ट पॉइंट पे 2 पे अगर वैल्यू देखते हैं तो इस फंक्शन में क्या चेंज आई है? यस, 1 पे आउटपुट 1 होगी एंड 2 पे इसकी आउटपुट 4 होगी। सो यस, इसमें चेंज 3 आई है। बट अगर आप लार्जर वैल्यू पे देखें, सो अगर लेट्स से आप 2 से 3 पे देखें, सो 2 से 3 पे अगर आप इसकी चेंज देखना चाहें, तो 3 पे इसकी आउटपुट ऑब्वियसली 9 आएगी और 2 पे इसकी आउटपुट 4 थी, तो जो चेंज आई है एक्चुअली इस फंक्शन में, वो एक्चुअली 5 यूनिट आई है। सो अब आप देख लें कि स्टार्ट की वैल्यूज़ पे, स्मॉलर वैल्यूज़ पे एक्स क्लोज टू 0 पे ये फंक्शन स्लोली चेंज हो रहा है, व्हेयरएज़ फॉर लार्जर वैल्यू पे ये फंक्शन फास्ट चेंज हो रहा है। और ये यहाँ से भी हमें समझ आ रही है कि आप x की वैल्यू स्मॉल पुट करेंगे तो 2x बहुत स्मॉल आउटपुट देगा, बट आप x की वैल्यू लार्ज पुट करेंगे तो ऑब्वियसली जब वो लार्ज नंबर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो लार्जर आउटपुट मिलेंगे। सो यस, फंक्शन का डेरिवेटिव आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि कोई भी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल कैसे चेंज हो रहा है। ओके, अब इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन हम क्यों डिफाइन कर रहे हैं? जैसे डेरिवेटिव के लिए डी बाई डी एक्स नोटेशन थी, इंटीग्रल के लिए क्या नोटेशन है? ओके, इंटीग्रेशन जैसे डेरिवेटिव आप किसी भी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल कैलकुलेट करते हैं, जैसे आप इस केस में एक्स वेरिएबल कैलकुलेट करें, इसी तरह इंटीग्रेशन भी विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल होती है।
तो अगर लेट्स से आप इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही परफॉर्म कर रहे हैं तो आप अगेन नोटेशन में डी एक्स यूज़ करेंगे। इंटीग्रल का साइन है एक जो कि स्टाइलिश एस की तरह का है। सो यस, ये दोनों एक पेयर हैं जो कि आपको जस्ट ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपने इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स परफॉर्म करनी है। जस्ट इसका ये पर्पस है। बाकी अगर लेट्स से आप इंटीग्रल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं किसी फंक्शन का, फॉर एग्जांपल आप एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, 2x का इंटीग्रल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो आप उसे इंटीग्रल साइन एंड dx साइन के बीच में प्लेस करेंगे। सो इसका मतलब ये होगा, इसको रीड इस तरह से करेंगे, इंटीग्रल 2x dx। ओके, अब इसमें ये जो साइन है इसे इंटीग्रल बोलते हैं। ये ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू के लिए आपने यूज़ किया है, ये मस्ट है। आपको बताना पड़ेगा हर बार कि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट से हो रही है। जैसे डेरिवेटिव में आपको ये बताना पड़ता है कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, या डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी वेरिएबल कैलकुलेट कर रहे हैं, या डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कैलकुलेट कर रहे हैं। इस तरह से ये आपको मस्ट बताना पड़ेगा। ये जो इनसाइड फंक्शन है जिसकी आपने इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है, इसे समटाइम इंटेग्रेंट भी बोलते हैं। इंटेग्रेंट में जिसका इंटीग्रल एक्चुअली आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ओके, ये आपको क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा? अभी मैं इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ। 2x का जब आप dx के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेंगे इंटीग्रल, तो आपके पास एक्स स्क्वायर आंसर आएगा। और साथ में यहाँ पे हम एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c भी लगाएंगे, प्लस c करके भी लिखेंगे। अभी c लगाने की क्या लॉजिक है मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ, बट अभी इम्पोर्टेंट ये है कि जस्ट इसका आंसर एक्स स्क्वायर आएगा, और c हम जब भी इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे तो आप ये प्लस सी करेंगे। ओके, अब इंटीग्रल क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? इसका आंसर करने के लिए मैं यहाँ पे दोनों को पैरेलल लिखूँगा। सो पहले आपको लेट्स से एक्स स्क्वायर गिवन है और ये गिवन फंक्शन है और आप इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ओके, सो आप क्या करते हैं, इस फंक्शन की चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर आप लेट्स से कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करते हैं कि जो भी रूल हैं डेरिवेटिव के उनको यूज़ करते हुए डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटीग्रल में क्या होता है? सो लेट्स से आपको एक फंक्शन गिवन है अगेन 2x, और अगर आपका ये इंटरेस्ट है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो आंसर 2x आएगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आप क्या करेंगे, ये दोनों इक्वलेंट हैं। आप क्या कर लेंगे एक्चुअली, इस 2x का जो कि गिवन है आपको इस वक्त। ओके, तो मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि अब ये गिवन है, बट आपको जिस फंक्शन का डेरिवेटिव लेके ये आंसर आता है वो गिवन नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप इन सिंपली 2x का इंटीग्रल कैलकुलेट कर लेंगे। सो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा ये आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन जिसका डेरिवेटिव लें तो आंसर 2x आता है, वो एक्चुअली एक्स स्क्वायर है। ओके, यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लें तो वो भी 2x आता है, बट आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव ले लें, बीच में कोई कांस्टेंट ऐड भी कर लें, तो आपको पता है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कांस्टेंट अगर आप ऐड भी कर दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं जिनका डेरिवेटिव 2x आ सकता है, और वो फंक्शन कैसे होंगे, एक आपके पास मेन फंक्शन होगा जो कि एक्स स्क्वायर है, और उसके साथ +1 आप लिख लें, +2 लिख लें, +3 लिख लें, तो इस तरह के बहुत से फंक्शन हो सकते हैं। इस +1 +2 +3 एंड +4 या -1 -2, यहाँ पे जो भी कांस्टेंट है जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ ये डेरिवेटिव की कैलकुलेशन में 0 हो जाता है। इन सब फंक्शंस को डील करने के लिए यहाँ पे सब साथ हम एक्स्ट्रा एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वाली टर्म ऐड कर रहे होते हैं। सो यस, ये इम्पोर्टेंट है इस सेंस में कि ये लिखना ज़रूरी है, बट इसका इसके फार्मूला के साथ कोई लिंक नहीं है। ये हर केस में ही हम साथ में +c ऐड कर रहे होंगे। सो मैं अगर इस सारी डिस्कशन को समराइज़ करूँ तो कुछ इस तरह से है कि अगर लेट्स से आपके पास एक बॉक्स है, मैं नोटेशन में जस्ट लिखता हूँ ज्योमेट्रिकल नोटेशन में, और इसका आपने अगर डेरिवेटिव लिया तो आंसर अगर लेट्स से आपको सर्कल मिल गया, तो यहाँ से आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सर्कल की इंटीग्रेशन, ओके, यहाँ से आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सर्कल की इंटीग्रेशन एक्चुअली बॉक्स प्लस सी होगी। ओके,
सो बॉक्स एंड वो प्लस सी एक्स्ट्रा ही आप जो प्लेस कर रहे होते हैं वो होगी। सो यस, ये दोनों बहुत इंटरलिंक हैं कॉन्सेप्ट। सो अगर आपको डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ऑब्वियसली आप फिर यहाँ पे भी स्ट्रगल करेंगे। मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि अगर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वो 2x है, ओके, जैसे मैंने प्रीवियस केस में किया, तो यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इंटेग्रल ऑफ 2x जो होगा वो एक्चुअली एक्स स्क्वायर होगा, और ना सिर्फ एक्स स्क्वायर होगा बट साथ में यहाँ पे सी भी ऐड कर लेंगे। इसी तरह से लेट्स से डेरिवेटिव ऑफ, आप अगर लिखें एफ फंक्शन, मैं अब थोड़ा जर्नलाइज करके लिखता हूँ डिस्कशन को। सो अगर डेरिवेटिव ऑफ एफ फंक्शन जी फंक्शन है, तो मैं यहाँ से ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि इंटेग्रल ऑफ जी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द सेम वेरिएबल एक्स, वो अब आपके पास एफ फंक्शन प्लस सी होगा। और वो प्लस सी वाली लॉजिक वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इसमें कोई कांस्टेंट ऐड भी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो यस, ये इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है। सो एक्चुअली आपको अगर फंक्शन गिवन हो तो आप बड़ी इजीली डेरिवेटिव के रूल कैलकुलेट करके उसके डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। चैप्टर 2 सारा का सारा इसी पे बेस करता था। आपको फंक्शन गिवन होता था, आप डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे होते थे। बट अब इंटीग्रल में क्या है, आपको डेरिवेटिव गिवन है और आप एक ऐसा फंक्शन सर्च करेंगे जिसका डेरिवेटिव वो गिवन फंक्शन हो। तो उसके लिए आप क्या कर लेंगे, आप इंटीग्रेशन का प्रोसेस कर लेंगे। सो इस सेंस में आप किसी हद तक कह सकते हैं कि इंटीग्रल का जो प्रोसेस है ये डिफरेंशिएशन के रिवर्स है। रिवर्स इस सेंस में है कि अगर बॉक्स का डेरिवेटिव सर्कल है तो सर्कल का इंटीग्रल बॉक्स होगा। ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। सो अगर आपको डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट्स पे ग्रिप नहीं है, डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज ठीक तरह से आपको क्लियर नहीं है, तो आप इंटीग्रल में स्ट्रगल करेंगे और मोस्टली स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं। बट अगर लेट्स से कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं, ये लिंक कैसे की जा सकती हैं बातें, तो आप बड़ा इसमें कंफर्टेबल रहेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि इसको बहुत सिंपल रखूँ। सो मैं दोनों को पैरेलल लेके ही चलूँगा, डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को, ताकि आपको इंटीग्रल के कॉन्सेप्ट याद रखने में भी आसानी हो। तो फर्स्ट रूल जो आपने इंटीग्रल के लिए माइंड में रखना है वो पैरेलल टू डेरिवेटिव रूल है। जैसे आपने डेरिवेटिव में देखा था कि लेट्स से अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं तो आप उस कांस्टेंट को आउटसाइड शिफ्ट कर सकते हैं। सिमिलरली यही रूल इंटीग्रल में भी है। तो लेट्स से अगर आप इंटीग्रल के अंदर कोई कांस्टेंट है और वो किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, इस कांस्टेंट को आउटसाइड शिफ्ट कर लेंगे और आप सिंपली फंक्शन का इंटीग्रल ले लेंगे। सेकंड रूल, जैसे आपके पास दो फंक्शन ऐड हो रहे हो डेरिवेटिव में, तो आप क्या कर सकते हैं कि दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव सेपरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ये करते आए हैं, ओके। तो आप डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन लिख लेंगे एंड देन इसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन भी लिख लेंगे। इसी तरह से लेट्स से अगर इंटीग्रल में भी दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, ओके, एक फंक्शन एफ है और एक फंक्शन जी है, और आप इन दोनों के सम का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप सिंपली फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रल कैलकुलेट कर लें, ओके, एंड इसी तरह से सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल कैलकुलेट कर लें और दोनों को ऐड कर लें, या इन अदर वर्ड आप दोनों पे सेपरेटली इंटीग्रल अप्लाई कर लें। और ना सिर्फ ये सम के लिए वैलिड है बल्कि ये डिफरेंस के लिए भी वैलिड है। इन दोनों में डिफरेंस हो रहा है तो तब भी आप ये कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो चीज़ है थर्ड रूल, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि पावर रूल था, आपको याद होगा डेरिवेटिव का पावर रूल अभी मैंने एक्सप्लेन भी किया है। सो डेरिवेटिव में अगर लेट्स से पावर फंक्शन है, पावर फंक्शन क्या होता है जिसमें आपके पास बेस वेरिएबल हो और पावर कोई कांस्टेंट नंबर हो। तो कांस्टेंट को मैं सी के साथ रिप्रेजेंट करता हूँ। वैसे बुक में ए के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है, आप सी के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, सिंपली कांस्टेंट को स्टार्ट में शिफ्ट कर लेते हैं एंड जो एक्स की पावर है उसमें से 1 माइनस कर देते हैं। सो इस तरह के फंक्शन को आप पावर फंक्शन बोलते हैं। पावर फंक्शन में एक्स वेरिएबल बेस में होगा और उसकी पावर कांस्टेंट होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। इसी के पैरेलल इंटीग्रेशन में भी पावर रूल है। सो लेट्स से अगर आपके पास ये फर्स्ट रूल होगा एक तरह से
कि अगर आपके पास इंटीग्रल में पावर फंक्शन है, ओके, मीन x की पावर c है और आप इसका इंटीग्रल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। सो यहाँ पे रिवर्स होगा, आप क्या करेंगे, पहले पावर में 1 ऐड कर देंगे, जैसे वहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते थे यहाँ ऐड कर देंगे, वहाँ पावर को आप साथ मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पावर ऐड करने के बाद जो आ रही है उससे डिवाइड कर लेंगे एंड साथ में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ सी इंटीग्रेशन बोलते हैं, वो भी साथ में लिख लेंगे। यस, दिस इज एक्चुअली पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, सो हम इस एक्सरसाइज में इसकी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। सो ये पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन है, ये पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन है। जी, ये कब अप्लाई होंगे, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब पावर फंक्शन होंगे। जी, पावर फंक्शन क्या है कि आपके पास कोई बेस में वेरिएबल क्वांटिटी हो और उसकी पावर कांस्टेंट हो। ओके, इसको पावर फंक्शन को थोड़ा सा जनरलाइज भी किया जा सकता है। समटाइम आपके पास क्या होता है कि एक्स वेरिएबल के बजाय बेस में फंक्शन होता है। सो लेट्स से अगर आपके पास कोई फंक्शन है और इसकी कोई कांस्टेंट पावर है, तो आप क्या करते थे? आप ये करते थे कि कांस्टेंट को स्टार्ट में शिफ्ट कर देते थे, पावर में से एक माइनस कर देते थे, जैसे पहले कर रहे हैं हम सिंपली, बट साथ में अब आपको डेरिवेटिव कैलकुलेट करना पड़ता था इस जो फंक्शन है इसका भी। मेन आप चेन रूल के थ्रू ये कर रहे होते थे। यहाँ पे भी ऐसे हो सकता है, तो लेट्स से आपके पास इंटीग्रल में एक फंक्शन है, ओके, और एक्स नहीं है बट फंक्शन है और इसकी कोई कांस्टेंट पावर है, ओके फाइन। बट यहाँ पे अब आपके पास इम्पोर्टेंट एक चीज़ है जो केयर करनी है। अगर तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी साथ में है, मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर तो आपके पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर आप सिंपली पावर रूल अप्लाई कर लेंगे। आप क्या करेंगे, जो कि सिंपल पावर रूल है इसी तरह का, कि आप क्या करेंगे, पावर में एक ऐड कर देंगे और इसी पावर से नीचे डिवाइड भी कर लेंगे, जो ऐड करने के बाद आपको मिलेगा एंड साथ में एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाएगा। बट नोट कर लें, ये टर्म बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर तो ये मिसिंग है, तो आप इसको फिर डायरेक्टली पावर रूल अप्लाई नहीं कर सकते, फिर आपको कुछ और करना पड़ेगा। ये टर्म मस्ट है, जो भी फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव साथ में होना ज़रूरी है एंड देन आप ये चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। यस, फोर्थ रूल, लास्ट रूल मैं डिस्कस करता हूँ एंड फिर हम एक्सरसाइज पे आते हैं। तो अब आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस कांस्टेंट होती है एंड पावर में वेरिएबल होता है। ओके, सो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की एग्जांपल है। आपकी बेस कांस्टेंट है और आपकी पावर में वेरिएबल है। सो इसके लिए रूल क्या था, आप ये कह रहे थे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज इट इज़ लिख रहे थे और साथ में लॉग ऑफ कांस्टेंट लिख लेते थे। जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको इसी तरह से लिख लें, ओके, एंड साथ में मल्टीप्लाई कर लें लॉग ऑफ कांस्टेंट। ओके, इंटीग्रल में भी इसी तरह से ही रूल है कि लेट्स से आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, बेस कांस्टेंट हो, पावर में वेरिएबल हो, अगर आप इसका इंटीग्रल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, सो आप उसी तरह से लिख लेंगे जैसे डेरिवेटिव में करते हैं, ये इसी तरह से ही आ जाएगा। सो सी एक्स, बट अब आपने डिवाइड कर देना है लॉग ऑफ कांस्टेंट। आप इधर मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। सो फॉर एग्जांपल आपके पास 2 पावर x है सपोज, सो 2 पावर x का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करते थे, 2 पावर x एंड log ऑफ 2। देख लें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, 2 पावर x है, सो आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज इट इज़ कीप करेंगे एंड log ऑफ 2 लिख लेंगे। सो अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं इस फार्मूला को, कीप एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़, keep exponential function as it is and multiply log of constant base। ओके, और यहाँ पे क्या है, इसी तरह से फॉर एग्जांपल आपके पास इंटीग्रल में 2x है सपोज, ओके, आप इसकी इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज इट इज़ लिख लेंगे, ओके, एंड डिवाइडेड बाय log ऑफ कांस्टेंट बेस।
एंड साथ में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाएगा। सो यस, ये 4 फार्मूलाज़ हमें रिक्वायर्ड हैं इस पूरी एक्सरसाइज़ को कंप्लीट करने के लिए। अब हम एक्सरसाइज़ पे जाते हैं और इन फार्मूलाज़ को यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ओके, एक्सरसाइज़ 3.1 देख लेते हैं। 3.1 एक्सरसाइज़ में टोटल 18 क्वेश्चन हैं और ये सभी क्वेश्चन अभी हमने 4 जो बेसिक रूल्स डिस्कस किए उनके थ्रू सॉल्व हो सकते हैं। सो मैं वन बाय वन सभी को ही सॉल्व करूँगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14 थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं। सो मैं इनको एंड में सॉल्व करूँगा एंड बाकी के क्वेश्चन जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है उनको पहले हम अटेम्प्ट करेंगे। यस, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लें। जी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है वर्ड एवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल। मेन इन इंटीग्रल को आपने कैलकुलेट करना है। इंटीग्रल की सिंबल को रिमूव करके आपने फाइनल आंसर बताना है कि इनका आंसर क्या आ रहा है। सो यस, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, एक्सरसाइज 3.1 देख लेते हैं। 3.1 एक्सरसाइज में टोटल 18 क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन अभी हमने 4 जो बेसिक रूल्स डिस्कस किए उनके थ्रू सॉल्व हो सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14 थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं। सो मैं इनको एंड में सॉल्व करूँगा एंड बाकी के क्वेश्चन जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है उनको पहले हम अटेम्प्ट करेंगे। सो इन क्वेश्चन के आंसर के लिए जो कि इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, आप एंड तक वीडियो देखिएगा। यस, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लें। जी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है वर्ड एवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल। मेन इन इंटीग्रल को आपने कैलकुलेट करना है। इंटीग्रल की सिंबल को रिमूव करके आपने फाइनल आंसर बताना है कि इनका आंसर क्या आ रहा है। यस, ये देख लें। ये फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x+9। सो पहले तो इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये हमारे पास एक इंटेग्रेंट है जिसको इंटीग्रेट कर रहे होते हैं और ये इंटीग्रल का सिंबल है और हमें ये dx बता रहा है कि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स परफॉर्म करने हैं। ओके, सो अब अगर आप इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स परफॉर्म कर रहे हैं तो इस एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को इंटीग्रल से आउटसाइड शिफ्ट नहीं कर सकते। जैसे डेरिवेटिव में देख लें, आप जब डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो कोई भी अगर इनसाइड में एक्स का फंक्शन हो तो आप ऑब्वियसली इस एक्स टर्म को डेरिवेटिव से बाहर नहीं लेके जा सकते, बट आप डेरिवेटिव के रूल अप्लाई करते हैं। तो सेम एग्जैक्टली यहाँ पे भी यही होगा। तो सबसे पहले हम ये कर लेते हैं, इसको बार-बार लिखने के बजाय हम इसको इंटीग्रल को आई से रिप्रेजेंट कर लेंगे। सो आई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रल। ओके, सो आई रिप्रेजेंट दिस इंटीग्रल। सो आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड माइनस 3x एंड प्लस 9 एंड dx। अब लेफ्ट साइड पे हम आई लिखते रहेंगे एंड राइट साइड पे जो भी कैलकुलेशन है वो परफॉर्म कर लेंगे। तो यस, देखिएगा, हमारे पास 3 टर्म्स हैं एक्स स्क्वायर, 3x एंड 9 एंड सम एंड डिफरेंस रूल हमें ये सजेस्ट करता है कि अगर 3 टर्म्स ऐड हो रही हों तो हम तीनों पे सेपरेटली इंटीग्रल प्लेस कर सकते हैं। सो हम एक्स स्क्वायर पे इंटीग्रल प्लेस कर लेंगे। ये dx इसके साथ भी लिखना पड़ेगा बिकॉज़ जब भी इंटीग्रल आएगा नोटेशन तो ये dx भी साथ हम मेंशन करेंगे। माइनस साइन इसी तरह आएगा एंड देन 3x एंड इसी तरह dx इसके साथ भी प्लेस करेंगे एंड देन फिर 9 एंड dx प्लेस कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे देख लें कि इंटीग्रेशन फर्स्ट टर्म में कैसे परफॉर्म होगी। ये फर्स्ट इंटीग्रल को देखें तो हमारे पास बेस में वेरिएबल क्वांटिटी है एंड पावर कांस्टेंट है। सो पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन हम अप्लाई करेंगे जो कि हमें ये सजेस्ट करता है कि अगर आपके पास पावर फंक्शन हो तो आप क्या करते हैं, पावर में 1 ऐड कर देते हैं एंड इस न्यू पावर से आप यहाँ पे डिवाइड भी कर लेते हैं। तो 2 + 1 ऑब्वियसली 3 हो जाएगा। आप अगर इसी तरह लिखते हैं तो नेक्स्ट स्टेप पे लिख लेते हैं। सो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन देख लें, 2 + 1 3 हो जाएगी। पावर में 1 ऐड कर लिया, पावर इंक्रीज़ कर ली एंड देन 3 से डिवाइड भी कर लिया। सो जब ये इंटीग्रेशन आप परफ़ॉर्म कर लेंगे तो इंटीग्रल का साइन भी इग्नोर करना है अब और dx का साइन भी इग्नोर करना है। इंटीग्रेशन हो चुकी है बिकॉज़ यही इसका इंटीग्रल का आंसर है। सो आपने इंटीग्रेशन परफ़ॉर्म करने के बाद जैसे आप डेरिवेटिव नहीं लिखते होते इसी तरह यहाँ पे इंटीग्रल का साइन भी नहीं प्लेस करेंगे। ये नेगेटिव इसी तरह से आएगा। कांस्टेंट मल्टीपल वाला रूल अप्लाई करेंगे तो ये 3 कांस्टेंट है, ये यहाँ से बाहर आ जाएगा। सो 3 आउटसाइड पे आ गया। बाकी देखें तो x की पावर 1 है। सो अगेन यहाँ पे पावर रूल लग जाएगा। सो यस, इंटीग्रल ऑफ x dx को अगर आपने इवैल्यूएट करना है, सो ऑब्वियसली यहाँ पे पावर 1 है।
सो पावर रूल आप लगा सकते हैं। सो एक्स की पावर 1 में आप 1 फर्दर ऐड कर देंगे और 1 प्लस 1 जो न्यू पावर है इसे आप डिवाइड भी कर लेंगे। सो सिंप्लीफाई करें तो इससे आपके पास एक्स स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2 आएगा। अगेन आप अगेन इंटीग्रल का साइन नहीं प्लेस करेंगे। यहाँ देख लें 9 आउटसाइड आ जाएगा और डी एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? देख लें 9 एंड डी एक्स है। सो यहाँ पे आप इधर 1 कंसिडर कर सकते हैं। सो 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्चुअली एक्स होगा। उसकी रीज़न ये है, जैसे देख लें एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है। सो इस बेस पे मैं ये कह सकता हूँ कि 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो एक्स होगा। सो आप इसको अगर याद रखना चाहें तो इस तरह से भी शॉर्टकट एक वे हो सकता है कि ये इंटीग्रल का साइन और डी कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो यहाँ पे सिंपली एक्स रिटेन करेगा। ये एक ट्रिक हो सकती है और लॉजिक मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया है। इसी तरह लेट्स से अगर इंटीग्रल डी वाई हुआ तो आप इसकी जगह पे वाई लिख लेंगे। सो 9 आउटसाइड आ गया और डी एक्स की जगह पे हम सिंपली एक्स लिख लेंगे एंड एक साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी प्लेस करेंगे। सो यस, दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला वो फंक्शन है जिसका आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करें तो ये इंटीग्रेंट आता है। अब अगर आप अपने आंसर को वेरीफाई करना चाहें तो बड़ी इजीली आप एग्ज़ाम हॉल में ही बैठे हुए आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। सो वेरीफाई किस तरह कर सकते हैं? ये जो आंसर आया है इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करें। यस, देख लें आपके पास है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर एंड प्लस 9x एंड प्लस सी। नोट कर लें ये एक्स्ट्रा स्टेप है, ये एग्ज़ाम में इसके मार्क्स नहीं होंगे बट आपको पहले ही आइडिया हो जाएगा कि आपने ठीक किया या नहीं। सो और ऑब्वियसली मैं इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को भी इस तरह से एक्सप्लेन कर लूँगा। सो डेरिवेटिव भी हर एक टर्म पे आ जाएगा, ये 1/3 आउटसाइड हो जाएगा एंड डेरिवेटिव सिंपली एक्स क्यूब पे अप्लाई कर लेंगे आप। इसी तरह से ये 3/2 आउटसाइड आ जाएगा, कांस्टेंट है एंड आप डेरिवेटिव अप्लाई कर लेंगे एक्स स्क्वायर पे। 9 आउटसाइड चला जाएगा और आप डेरिवेटिव अप्लाई कर लेंगे एक्स पे और सी का डेरिवेटिव, सी कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसे ज़ीरो पुट कर लेंगे। तो यस, ये देख लें 1/3 और इधर पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगाएं। सो 3x स्क्वायर एंड माइनस 3/2 एंड इधर पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगाएंगे तो 2x और 9 एंड x का डेरिवेटिव 1 एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सिंप्लीफाई करें तो 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आपके पास एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स 3x एंड प्लस 9 आ जाएगा। सो देख लें ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जिससे हमने स्टार्ट किया था। सो इसका मतलब है कि ये वो फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपका ये इंटीग्रेंट फंक्शन आएगा। सो इससे ये वेरीफाई हो गया कि हमारा आंसर ठीक है। ये एक्स्ट्रा स्टेप्स है, अगर आप परफॉर्म करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज ये रिक्वायर्ड नहीं है। सो यस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं जल्दी से देख लेता हूँ। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन देख लें। सेकंड क्वेश्चन में y वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन परफॉर्म हो रही है। सो इसमें इंटीग्रेंट में भी y वेरिएबल ही अपीयर हो रहा है, x नहीं है। ये क्वेश्चन चेंज इसलिए किया है कि आप जस्ट x के साथ ही कॉन्सेप्ट ना डेवलप करें, कोई और वेरिएबल भी हो सकता है इंटीग्रेंट में और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y भी हो सकती है। सो उसी तरह से हम इसको i के इक्वल सपोज कर लेंगे। लेट्स से i फॉर इंटीग्रल, ये i है तो हम आई लिख लेंगे और ये 3 टर्म है। सो सम रूल के थ्रू हम तीनों पे सेपरेट इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लेंगे। सो 8y एंड देन इसी तरह अंडर रूट 2 एंड डी वाई। ओके, यहाँ पे भी डी वाई मैंने मिस कर दिया, ये मिस नहीं करना, ये सभी के साथ ही आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई इक्वल टू, यस, उसी तरह से पावर रूल देख लें। ये एक पावर फंक्शन है, बेस में वेरिएबल क्वांटिटी है एंड कांस्टेंट पावर है। सो सिंपली पावर इंक्रीज कर देंगे। सो 2 में एक ऐड करें, सो 3 डिवाइडेड बाई 3 जैसे हमने प्रीवियस केस में किया है। 8 कांस्टेंट है, सो ये आउटसाइड आ जाएगा एंड y की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y अगर परफॉर्म करें तो y पे आप पावर 1 एज्यूम कर सकते हैं। सो y में
बाय पावर 1 में 1 जब ऐड करेंगे सो यहाँ पे 2 आ जाएगा और 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। इसी तरह से अंडर रूट 2 कांस्टेंट है सो ये आउटसाइड आ जाएगा एंड इंटीग्रल ऑफ डी वाई एक्चुअली वाई के इक्वल होगा। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आप एक्चुअली इसमें क्या कर रहे हैं, वन की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी वाई आप परफॉर्म कर रहे हैं जो कि वाई होनी चाहिए। सो इधर वाई आ जाएगा एंड देन साथ में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आप प्लेस कर देंगे। सो यस, दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। आप अगर वेरीफाई करना चाहें कि आपका आंसर ठीक है या नहीं, सो आप सिंपली क्या करें, आंसर को डिफरेंशिएट करें। तो ये क्वेश्चन में जो इंटीग्रेंट फंक्शन गिवन है ये मस्ट आना चाहिए। अब हम थर्ड पार्ट को जल्दी से देख लेते हैं। ये थर्ड पार्ट भी सिंपल है, जिस तरह हमने प्रीवियस पार्ट्स किए हैं इसमें आई लिख लेंगे। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि अगर अंडर रूट है तो इसको भी पावर में लिखेंगे। सो ये 1/2 पावर हो जाएगी एंड डी वाई इसके साथ भी आ जाएगा। एंड डिनोमिनेटर में अगर कोई वाई की टर्म है तो ये नोमिनेटर में शिफ्ट करके आप इसे भी पावर की फॉर्म में लिख लेंगे। सो ये -2 डी वाई आ जाएगा। ओके फाइन। अब नेक्स्ट स्टेप में हम पावर रूल अप्लाई कर लेंगे बिकॉज बेस में वेरिएबल क्वांटिटी है, कांस्टेंट पावर है। सो ये पावर फंक्शन है एंड वाई है और इंटीग्रेशन भी विद रिस्पेक्ट टू वाई परफॉर्म हो रही है। सो हम पावर रूल में 1/2 में 1 ऐड कर देंगे और इसी न्यू पावर के साथ डिवाइड भी कर देंगे। नेक्स्ट टर्म का अगर आप देखें तो वो भी अगेन पावर फंक्शन ही है। सो -2 में भी ऐड हो जाएगा और ये भी यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा एंड साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना ना भूलिएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो डिनोमिनेटर में भी 3/2 आ जाएगा एंड वाई की पावर में भी 3/2 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे सिंप्लीफाई करें सो ये -1 बनेगा डिनोमिनेटर में, जिसको मैं यहाँ प्लेस करूँगा एंड y की पावर -1 होगी जिसे 1/y करके लिख लेंगे एंड प्लस सी। अब आप इसको अगर देखना चाहें तो ये 2 ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये 2/3 y पावर 3/2 एंड सो ऑन हो जाएगा। सो यस, दिस इज़ एक्चुअली अवर आंसर। एक चीज़ यहाँ पे हमें नोट करने वाली है। पावर रूल में अगर लेट्स से आपके पास इंटीग्रल में पावर -1 हो तो फिर क्या होगा? ओके, इस केस में आप एक्चुअली इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर 1/x dx हो तो फिर क्या करेंगे? देख लें, इस केस में पावर रूल अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज़ अगर मैं पावर रूल अप्लाई करूँ सो x की पावर -1 एंड +1 हो जाएगा एंड इसी तरह से -1 एंड +1 यहाँ पे भी बन जाएगा। सो डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है व्हिच इज़ नॉट डिफाइंड। सो x पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 टाइप की सिचुएशन बन रही है। सो अगर एक ये स्पेशल पावर है जब -1 हो तो आपके पास पावर रूल की ये वाली स्टेटमेंट वैलिड नहीं रहती। बिकॉज़ अगर आपको याद हो लॉग का डेरिवेटिव का फार्मूला, सो आप जब log x का डेरिवेटिव लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव 1/x आता है। सो इंटीग्रल चूँकि रिवर्स है तो इससे हमें लॉजिकली ये रिजल्ट कंक्लूड होना चाहिए कि 1/x का जब आप इंटीग्रल लेंगे तो वो log x होगा, पावर रूल नहीं बनेगा बिकॉज़ पावर रूल इस वक़्त डेरिवेटिव पावर रूल जब आप लेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 प्रोड्यूस हो जाता है। सो -1 पावर के लिए आप log के साथ लिखेंगे एंड बाकी सभी पावर्स के लिए आप सिंपली अप्लाई कर देंगे पावर रूल इस तरह की सिचुएशन में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 4 + x स्क्वायर है एंड इस पे होल स्क्वायर है। सो अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो हम क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे इन टर्म्स को। सो यहाँ पे देख लें a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं जो कि आपको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab। सो अगर लेट्स से मैं इस पे ये अप्लाई करूँ तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आई इज इक्वल टू यस 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा एंड देन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर सो ये 4 हो जाएगा एंड प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म विच इज़ 4 इंटू सेकेंड टर्म विच इज़ एक्स स्क्वायर।
यस, अब नेक्स्ट स्टेप में हम सम रूल अप्लाई कर लेंगे। सो 16 इंटीग्रल से आउटसाइड शिफ्ट हो जाएगा बिकॉज़ ये कांस्टेंट है और यहाँ पे सिंपली dx आ जाएगा। एंड इंटीग्रल x 4 पे अप्लाई कर लेंगे, dx मस्ट साथ लिखना है। और ये देखें तो 2 इंटू 4 8 आ जाएगा, इंटीग्रल से आउटसाइड शिफ्ट कर लेंगे एंड एक्स स्क्वायर एंड dx लिख लेंगे। सो I इज इक्वल टू 16 एंड 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x या सिंपली x इंटीग्रल dx ये x के इक्वल है। यहाँ पे पावर रूल लग जाएगा, सो 4 में एक ऐड करेंगे 5 डिवाइडेड बाई 5, 8 इसी तरह आउटसाइड है और इधर आपके पास 3 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा पावर रूल के थ्रू एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन साथ में प्लेस कर लेंगे। सो यस, दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे पॉइंट इम्पोर्टेंट ये है कि अगर ये टर्म सिंप्लीफाई ना हो तो आप इनको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। ये सपोज़ आपके पास सिचुएशन इस तरह से भी हो सकती है इंटीग्रल में 4 प्लस एक्स स्क्वायर हो, दूसरी टर्म में सपोज़ एक्स क्यूब प्लस 1/x कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहे हो और इसका इंटीग्रल हो रहा हो, तो पहले आप इनकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे एंड देन फिर आप इंटीग्रेशन की टेक्निक को ट्राई करेंगे। सो यस, फिफ्थ पार्ट को देख लें, वही जो अभी हम बात कर रहे थे, यहाँ पे दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। सो हम दोनों पे सेपरेट इंटीग्रल नहीं अप्लाई कर सकते। ये नोट कीजिएगा, सम के केस में तो आप दोनों पे सेपरेट इंटीग्रल अप्लाई कर सकते हैं, बट लेट्स से अगर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसमें आप दोनों पे सेपरेट इंटीग्रल अप्लाई नहीं कर सकते। डेरिवेटिव में भी ये अलाउ नहीं होता, इंटीग्रेशन में भी इसी तरह से ये अलाउ नहीं है। सो आप इस केस में क्या करेंगे, सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बजाय पहले इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे और उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। आपने जस्ट 1 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और इसी तरह जब आप x को मल्टीप्लाई करेंगे सो x माइनस एक्स क्यूब एंड देन dx आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में सम रूल अप्लाई कर लेंगे, वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो 1 पे आप dx लिख लेंगे एंड देन माइनस साइन के साथ एक्स स्क्वायर dx एंड देन प्लस साइन के साथ x dx एंड माइनस एक्स क्यूब dx। सो यस, I इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 एंड इसी तरह x का इंटीग्रल पावर रूल के थ्रू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स क्यूब का इंटीग्रल एक्स 4 डिवाइडेड बाई 4 एंड देन प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यस, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो आप इसका डेरिवेटिव लें, आपके पास ये टर्म बननी चाहिए एंड लॉजिकली देख सकते हैं इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। इधर आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। यस, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लें। सो हमारे पास इसी तरह से 2 टर्म्स हैं, सो हम इन पे सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेंगे। एक चीज़ यहाँ नोट करने वाली है, आप इनको सिंगल टर्म में कभी भी कन्वर्ट ना कीजिएगा, सो उससे और इंटीग्रल मुश्किल हो जाएगा। आप स्मॉल पीसीज में ही इनको जाने दें। आप अगर एलसीएम लेके इसको कंबाइन करने की कोशिश करते हैं तो फिर इसे डील करना थोड़ा-सा टफ हो जाएगा। सो हम इसी तरह से फर्स्ट टर्म पे भी इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेंगे। एक्स अंडर रूट का मतलब है 1/2 में, सो साथ ही अंडर रूट एक्स को भी 1/2 की फॉर्म में लिख लिया एंड यहाँ देख लें तो 1/2 कांस्टेंट है, सो इंटीग्रेशन से आउटसाइड आ जाएगा और डिनोमिनेटर में एक्स पावर 1/2 है जो कि नोमिनेटर में शिफ्ट होके एक्स पावर माइनस 1/2 dx बन जाएगी। सो यस, स्ट्रेट फॉरवर्ड अब इंटीग्रेशन की पावर रूल अप्लाई कर लेंगे बिकॉज़ यहाँ पे पावर है, तो एक्स पावर 1/2 एंड प्लस 1 एंड देन 1/2 एंड प्लस 1। इसी तरह से ये 1/2 आउटसाइड आ जाएगा और एक्स पावर माइनस 1/2 है, सो इसमें भी एक ऐड कर लेंगे, तो यही 1/2 एंड प्लस 1 यहाँ पे भी आ जाएगा एंड साथ में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी हम प्लेस करेंगे। तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी प्लेस करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो एक्स पावर 3/2 है, ये डिनोमिनेटर में जो 3/2 होगा ये 2/3 बन जाएगा इधर आके एंड यस, यहाँ पे देखें तो ये 1/2 बनेगा, 1 में से 1/2 माइनस करेंगे, 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो हाफ बन जाएगा, वो हाफ हाफ के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, सो एक्स पावर 1/2 एंड प्लस सी आ जाएगा। तो यस, ये आपकी इंटीग्रेशन हो जाएगी गिवन फंक्शन की। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लें। ये अभी तक जो 6 डिफरेंट क्वेश्चन किए हैं, ये अभी तक जो 6 डिफरेंट क्वेश्चन किए हैं उनसे डिफरेंट है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पावर फंक्शन अपीयर नहीं हो रहा बट एक्सपोनेंशियल फंक्शन अपीयर हो रहा है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या था, मैं जल्दी से फिर से रिपीट कर लेता हूँ। सो लेट्स से अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है
फॉर एग्जांपल सी और उसकी कोई पावर एक्स है, आप सी के बजाय कोई और भी लिख सकते हैं, लेट्स से ए लिख लें। और अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करना चाहें तो बहुत सिंपल है, आप क्या करेंगे ए पावर एक्स इसी तरह से लिख देंगे एंड देन इसको डिवाइड कर लेंगे लॉग ऑफ ए के साथ। ओके, यहाँ एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि इस जो पावर है एक्स, इधर इसके साथ कोई और कांस्टेंट भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल 2 भी हो सकता है। तो इस 2 का क्या करना है, ये चीज़ देखिएगा, आप इसी तरह से ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसी तरह से रहेगा और ये जो 2 है ये भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा। सो इस बेस पे मैं सम रूल अप्लाई कर लूँगा। सो आई यस फर्स्ट टर्म का इंटीग्रल सेपरेट हो जाएगा, सो ई पावर 2x एंड डी एक्स, इसी तरह से माइनस ई पावर -1 डी एक्स एंड देन प्लस साइन के साथ 1 डी एक्स। ओके, अब अगर आप इस रूल को देखें तो इसकी बेस पे ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सो ई पावर 2x उसी तरह से आ जाएगा। लॉग ऑफ कांस्टेंट बेस ई एक कांस्टेंट नंबर है, सो इसलिए मैं इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कैटेगरी में कंसिडर कर रहा हूँ। सो लॉग ऑफ कांस्टेंट बेस ई, और ये जो 2 है ये भी एक्चुअली डिनोमिनेटर में आएगा। ओके, एंड देन यहाँ पे देखें तो ई की पावर में वेरिएबल क्वांटिटी नहीं है बट -1 है। इसका मतलब ये है कि आपके पास ई की पावर -1 एक्चुअली 1/e है। आपके माइंड में आ सकता है कि ये ई क्या भला है? ये एक्चुअली एक कांस्टेंट है स्पेशल 2.718 एंड सो ऑन। इसे आइलर कांस्टेंट बोलते हैं, जैसे पाई एक इर्रेशनल कांस्टेंट है, इसी तरह मैथमेटिक्स में ये एक आइलर कांस्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसकी वैल्यू 2.718 है। सो यस ये 1/e है, ई हो या 1/e हो वो कांस्टेंट ही होगा, सो ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से एंड x की इंटीग्रेशन एंड 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x एक्चुअली x आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे भी x आ जाएगा एंड देन साथ में c आ जाएगा। ओके, यहाँ पे एक चीज़ और नोट करने वाली है कि ये नेचुरल लॉग जब e पे अप्लाई होता है तो इसका आंसर 1 आता है, बिकॉज नेचुरल लॉग ऐसा लॉग है जिसकी बेस यही आइलर नंबर है। सो जब बेस और जिस नंबर पे अप्लाई हो रहे हो ये दोनों सेम हो तो लॉग की प्रॉपर्टी है कि वो 1 के इक्वल होता है। सो मैं लॉग ऑफ ई की जगह पे 1 पुट कर दूंगा। सो इससे मुझे रिजल्ट मिलेगा आई इज इक्वल टू ई पावर 2x, ये 2 इसी तरह से रहेगा एंड देन माइनस x डिवाइडेड बाई ई, ये इन दोनों को साथ करके लिख लिया एंड x एंड प्लस सी। यस ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यस क्वेश्चन नंबर 8 देख लें। क्वेश्चन नंबर 8 में एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है एंड 1/x फंक्शन भी है। सो यस आई इज इक्वल टू, हम दोनों पे सेपरेटली इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेंगे। सो 9/2x एंड डी एक्स एंड देन यहाँ पे आपके पास 1/x एंड डी एक्स आ जाएगा। एक चीज़ देख लें, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो इंटीग्रल सिंपल हो जाएगा। सो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको एज इट इज़ लिख लेंगे जैसे हम पहले लिखते आए हैं, और ये लॉग ऑफ कांस्टेंट बेस आ जाएगा, इस वक्त ई बेस है तो इसी तरह लॉग ऑफ ई आ जाएगा एंड देन ये जो कांस्टेंट यहाँ एक्स के साथ है इसको हमें डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा 9/2 करके लॉग ई के साथ ही। ओके, सो ये तो इजीली डील हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो ये वही बात है, x 1/x है जो अभी मैंने एक्सप्लेन की थी। सो इसको मैं -1 डी एक्स करके लिखूँ, और अगर पावर रूल लगाऊं तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा बिकॉज डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा। सो यस 1/x डेरिवेटिव है log x का, सो इस बेस पे मैं कह सकता हूँ कि इसकी इंटीग्रेशन है log x। तो इसकी जगह पे मैं log ऑफ x लिख लूँगा। ये फिफ्थ फार्मूला आप कह सकते हैं, 4 फार्मूलाज हमने पहले देखे थे, सो ये फिफ्थ फार्मूला हो जाएगा। log e 1 के इक्वल है एंड 9/2 को नेक्स्ट स्टेप में मैं 2/9 करके लिख सकता हूँ। सो दिस इज एक्चुअली 2/9 एंड e पावर 9/2x एंड प्लस नेचुरल log ऑफ x and plus c. Okay, so yes, this is our final answer for question number 8. क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें i इक्वल टू ई पावर एक्स स्क्वायर एंड साथ में आपके पास x अपीयर हो रहा है। इस क्वेश्चन को हम एंड में देखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है।
तो आप एंड तक इस वीडियो को देखते रहें। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 10 में बहुत सिंपल है, सिंगल एक ही टर्म है और वो है 5x dx। यस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, देख लें, कांस्टेंट की पावर x है। सो इसकी इंटीग्रेशन अगर आप देखना चाहें तो ये सिंपली हमने एक्सप्लेन कर लिया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ एंड लॉग ऑफ कांस्टेंट बेस जो कि log ऑफ 5 हो जाएगी एंड साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ऑब्वियसली ये शॉर्ट क्वेश्चन में तो नहीं आ सकता बट एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी तरह लेट्स से अगर i इक्वल टू 1/2 पावर x हो तो इसका भी लॉजिकली यही बनना चाहिए। सो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये एज इट इज़ आ जाएगा एंड देन log ऑफ 1/2। ओके, सो जब भी कांस्टेंट बेस होगी एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला रूल अप्लाई होगा, जो कि ये बहुत सिंपल सा फार्मूला है। 11 भी इसी तरह बहुत सिंपल है, ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है और ये है 7 पावर 7 वाई एंड डी वाई। यस, अगेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कांस्टेंट बेस है एंड वेरिएबल पावर है। सो मैंने जैसे अभी पहले एक्सप्लेन किया, इंटीग्रेशन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा और बेस में log ऑफ 7 लिखेंगे और ये जो भी साथ में वेरिएबल के कोई कांस्टेंट है तो उसको भी यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा। सो इसकी इंटीग्रेशन एक्चुअली 7 पावर 7 बाई डिवाइडेड बाई 7 log ऑफ 7 होगी। सो यस, 11 भी बहुत इजी क्वेश्चन था, एमसीक्यूज में ये पूछा जा सकता है। सो यस, 12 को देख लें। सो फिर से पावर फंक्शन के रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया। सो आप तीनों टर्म्स पे सेपरेटली इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेंगे और इसी तरह ये 1/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। 1/x dx एंड माइनस इसको टॉप पे करके लिख लेंगे। सो x पावर -3 एंड dx। ओके फाइन। सो I इज इक्वल टू पावर रूल लग जाएगा। सो x पावर 3 प्लस 1, सो 4 डिवाइडेड बाई 4। 1/2 इसी तरह से आ जाएगा। 1/x का इंटीग्रल log x होता है। ओके, एंड माइनस यहाँ पे फिर से पावर रूल लग जाएगा। सो -3 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई -3 प्लस 1 एंड प्लस 6। नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है बड़ी इजीली। सो x पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 एंड 1/2 log ऑफ x, ये -2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो मैं इसको इस तरह से लिख लूँगा। सो 1/2 एंड x पावर -2 होगा जिसे डिनोमिनेटर में शिफ्ट करके पॉजिटिव किया जा सकता है एंड प्लस c। तो ये इसका आंसर होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 13 14 थोड़े से ट्रिकी हैं, सो इनको हम बाद में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 15 में देख लें। सो I इज इक्वल टू x होल पावर 3/2 एंड देन dx, ऑब्वियसली सभी टर्म्स पे हम इंटीग्रल अप्लाई कर लेंगे। सो 3x एंड dx सबके साथ लिखा जाएगा एंड x पावर 0 एंड dx। ओके, यहाँ पे देखिएगा तो पावर रूल लग जाएगा। सो x पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1। इसी तरह से ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कांस्टेंट बेस है और उसकी वेरिएबल पावर है। पावर फंक्शन में और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में केयर करनी है। सो बिकॉज दोनों के रूल डिफरेंट है। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की लॉजिक वही आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज log ऑफ कांस्टेंट बेस एंड अगर इधर x के साथ कांस्टेंट है तो वो भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। x पावर 0 एक्चुअली 1 होती है, किसी भी नंबर की पावर 0 लें तो वो 1 होती है। सो एक्चुअली ये 1 ही है। सो आप इसकी जगह पे 1 dx लिखेंगे तो उसकी इंटीग्रेशन x आ जाएगी एंड प्लस सी। लेट्स से अगर आप इसको x पावर 0 का आंसर 1 नहीं भी रिप्लेस करते तो फिर भी x पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1 करके सेम यही आंसर आएगा। सो यस, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 16 को देख लें। ये 16 में आपके पास 2 टर्म्स इधर हैं और 3 टर्म्स ये हैं और इसकी होल पावर 5 है। सो यस, 2 मेथड हो सकते हैं इस 16 को सॉल्व करने के लिए। हम इसको अभी देखते हैं। पहले मैं 17 को देख लेता हूँ और 18 को देख लेता हूँ, ये सिंपल है एंड देन फिर हम क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। सो यस, क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात की जाए, सो क्वेश्चन नंबर 17 में आई हमारे पास है इंटीग्रल 5 पावर 5x एंड माइनस x पावर -3
एंड देन प्लस 3 पावर 2x एंड dx। ओके, सो 17 बहुत सिंपल है। सो मैं इसमें से सम रूल अप्लाई कर लूँगा, सभी पे सेपरेटली इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेंगे। 5 कांस्टेंट है, इसको भी साथ ही इंटीग्रेशन से बाहर ले जाएँगे, इसके साथ dx अप्लाई कर देंगे। इसी तरह से x पावर -3 के साथ भी dx आ जाएगा एंड 3 पावर 2x के साथ भी dx आ जाएगा। फाइंड I इज़ इक्वल टू 5 एंड e पावर 5x देख लें, एक्सपोनेंशियल में ये कांस्टेंट बेस है और इसकी पावर है। सो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वही रूल अप्लाई करेंगे। जी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा और लॉग ऑफ कांस्टेंट बेस जो कि e है। ओके, एंड ये 5 जो पावर में है, ये भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा। माइनस एक्स पावर -3 है, सो पावर रूल लग जाएगा। सो इसमें 1 ऐड कर लेंगे और यहाँ पे भी 1 ऐड कर लेंगे। लास्ट टर्म में देखें तो यहाँ पे फिर अगेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कांस्टेंट की पावर 2x है। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ लॉग ऑफ कांस्टेंट बेस, बेस में इस वक्त 3 है एंड ये जो 2 साथ में x के एक्स्ट्रा है, ये भी इधर नीचे आ जाएगा एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो I इज़ इक्वल टू, ये 5 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे, लॉग e भी 1 के इक्वल है। तो यहाँ से मेरे पास e पावर 5x एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ से 2 आएगा। सो 1/2 और x की पावर में भी -2 आएगा, जिसे नीचे शिफ्ट करके +2 लिख लेंगे। ओके, एंड प्लस 3 पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 log ऑफ 3। इन्हें फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, सो इसी तरह से लिख लेंगे। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 18 देख लें। सो 18 में इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जी परफॉर्म हो रही है। सो आप सभी फार्मूलाज विद रिस्पेक्ट टू जी देखेंगे और ये ऐसी एग्जांपल है जिसमें आपको ये प्रैक्टिस कराई जा रही है कि वेरिएबल जो ही नहीं है, एक्स वाई हो, वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं। सो हम सम रूल अप्लाई कर लेंगे। सो जी पावर -1/4 एंड डी जी, इसके साथ भी जी डी जी लिख लेंगे। इसी तरह से यहाँ पे देखें तो यस, अंडर रूट में 3 भी है और जी भी है। सो आप अंडर रूट दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं। सो अंडर रूट 3 सेपरेट हो जाएगा एंड जी सेपरेट हो जाएगा। इस चीज़ में एक केयर कीजिएगा कि ये अंडर रूट कहाँ तक आ रहा है। अगर सपोज़ ये इस तरह से है, जी अंडर रूट से बाहर है, तो फिर और चीज़ है। और अगर ये जी अंडर रूट के अंदर है तो फिर इसका कुछ और मतलब है। जी अंडर रूट से बाहर है तो इसका मतलब है पावर 1 है और जी अंडर रूट के अंदर है तो इसका मतलब है पावर 1/2 है। तो ये छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आपको केयर करनी चाहिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। ओके, सो यस, ये कांस्टेंट अंडर रूट 3 आउटसाइड चला जाएगा और जी पावर अंडर रूट को मैं जी पावर 1/2 लिख लूँगा एंड डी जी, एंड इसी तरह से ये 4 बाहर आ जाएगा एंड 1/जी एंड डी जी एंड लास्ट टर्म में देखें तो ई पावर माइनस जी इसको करके लिख लेंगे। ये 1/जी को भी ऊपर शिफ्ट करके लिख लेंगे। सो 4 टर्म्स हैं। सो फर्स्ट टर्म में तो देख लें, सिंपली जी की पावर कांस्टेंट है, सो ये पावर फंक्शन है। सो पावर रूल लग जाएगा। सो 1/4 में 1 ऐड कर दें और इसी पावर से डिवाइड भी कर दें। इसी तरह से ये अंडर रूट 3 बाहर आ जाएगा एंड जी पावर 1/2 में फिर से 1 ऐड कर लें एंड इस न्यू पावर से डिवाइड भी कर लें। ओके, एंड प्लस 4 एंड 1/z, ऑब्वियसली log ऑफ z का डेरिवेटिव 1/z होगा। सो इसकी इंटीग्रेशन log ऑफ z होगी, x नहीं होगी बिकॉज इस वक्त वेरिएबल z है। तो हम इसकी जगह पे log ऑफ z लिखेंगे। फाइन, यहाँ पे देखें तो e पावर माइनस जी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज डिवाइडेड बाय log ऑफ कांस्टेंट बेस e एंड यहाँ पे z के साथ -1 है, तो वो मैं माइनस इधर भी प्लेस कर लूँगा। माइनस साइन का मतलब है -1, सो आप यहाँ पे माइनस साइन प्लेस कर लेंगे एंड देन प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लास्ट स्टेप में लिख लेंगे। जी, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है। इधर पावर में भी एलसीएम ले लेंगे और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले लेंगे। यस, एलसीएम लें तो ऑब्वियसली जी पावर 3/4 आ जाएगा
डिनोमिनेटर में जो 3/4 है उसको मैं 4/3 करके लिख लूँगा। पावर जब आप डिनोमिनेटर में इसको टॉप पे लेके आएँगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके, इसी तरह से यहाँ पे √3 आ जाएगा और यहाँ पे फर्दर ये भी 3/2 बनेगा। सो मैं इसको रिवर्स करके लिखूँगा तो ये 2/3 बन जाएगा। एंड z की पावर 3/2 एंड प्लस 4 एंड log ऑफ z एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और log ऑफ e इज़ 1। सो e पावर माइनस जी एंड प्लस सी। ओके, अब इन 3 को यहाँ पे बैलेंस किया जा सकता है। सो मैं इसको अगर फर्दर लिखूँ तो यहाँ पे ये अंडर रूट इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर अंडर रूट आ जाएगा। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 16 को देखें तो हमारे पास यहाँ पे 2 टर्म्स हैं और इधर 3 टर्म्स हैं और इनकी पावर भी 5 है। अगर तो ये 5 पावर ना होती तो हम इनको सिंपली मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते थे एंड देन फिर ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाता और ये क्वेश्चन की इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट परफॉर्म कर लेते। बट अभी ये 5 पावर है और इधर 3 टर्म्स इन्वॉल्व हैं। सो मैं इसकी 5 पावर अगर लेने बैठ गया तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। सो हम एक्चुअली इस क्वेश्चन को एक और तरह से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको याद होगा मैंने अभी कुछ देर पहले ही एक्सप्लेन किया था कि अगर फंक्शन की पावर हो कोई, ओके, और वो पावर लेट्स से कोई कांस्टेंट पावर है एंड साथ में अगर फंक्शन का डेरिवेटिव भी हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, अगर आप इस होल का इंटीग्रल लेना चाहें तो फिर बहुत आसान है। आप इंटीग्रेशन इसकी डायरेक्टली परफॉर्म कर सकते हैं, पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। फंक्शन की पावर में सिंपली एक ऐड कर दें और उसी पावर से डिवाइड कर लें। बट ये साथ में डेरिवेटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे देखें तो अगर मैं ये जो पावर वाली चीज़ है इसको मैं 1 मिनट के लिए फंक्शन मान लूँ। सो सपोज मैं इसको फंक्शन मान लूँ। सो एफ ऑफ एक्स को अगर देखूँ तो ये एक्स क्यूब एंड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 अगर मान लूँ, इसका अगर डेरिवेटिव लिया जाए सो वो डेरिवेटिव देखें तो वो 3x स्क्वायर एंड प्लस 2x बनता है। सो ये साथ में देख लें तो ये एग्जैक्टली वही डेरिवेटिव वाली टर्म है। अभी लेफ्ट साइड पे करके लिखी हुई है बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप लेफ्ट साइड पे लिखा हो या राइट साइड पे लिखा हो। सो अ, फिर इस केस में आप देख सकते हैं कि आप इस केस में ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो आई इज़ इक्वल टू, मैं इसको रीअरेंज करके लिख लेता हूँ। इस ये जो पावर वाली टर्म है इसको पहले लिख लेता हूँ एंड इसमें ये जो डेरिवेटिव वाली टर्म है इसको बाद में लिख लेता हूँ एंड फिर मैं इस फार्मूला के थ्रू जो जर्नलाइज्ड पावर रूल जिसको आप कह सकते हैं अगर नाम रखना चाहें तो आप इसकी इंटीग्रेशन सिंपली परफॉर्म कर सकते हैं। इसका रोल जस्ट फार्मूला कंप्लीट करने में है और कुछ भी नहीं है। सो सिंपली यहाँ पे आपके पास क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 एंड इसकी पावर में आप एक ऐड कर देंगे जैसे सिंपल पावर रूल में करते हैं और इसी से डिवाइड भी कर लेंगे और साथ में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अगर आपको ये मेथड मुश्किल लग रहा है, ये नया फार्मूला आप नहीं याद रखना चाहते, तो फिर आगे चल के हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन भी देखेंगे। उसके थ्रू हम वेरिएबल चेंज भी कर सकते हैं। सो मैं थोड़ा-सा उसकी भी हिंट दे लेता हूँ कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में वैसे आपने इसकी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करनी है, लेकिन सपोज़ अगर आप यहाँ पे ये करना चाहें कि ओके, ये फार्मूला एक नए सिरे से कैसे याद रखा जाए या ये कन्फ्यूज़िंग है, मुश्किल लग रहा है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, ओके लेट्स से आप ये मुश्किल मेथड अप्लाई नहीं करना चाह रहे, तो आप ये जो जिस पे पावर है इसे कोई नया वेरिएबल सपोज कर लें। फॉर एग्जांपल मैं इसको u सपोज कर लेता हूँ। सो सपोज u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 9। ओके, अब जब आप इसको u पुट करेंगे, सो यहाँ पे मैं i इक्वल टू इंटेग्रल एंड u पुट कर दूंगा, u की पावर ऑब्वियसली 5 हो जाएगी। तो ये आगे वाली जो चीज़ें हैं इन्हें भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता इंटेग्रल में एक वेरिएबल u भी हो और साथ में x भी चल रहा हो। सो नेक्स्ट ये जो आगे वाली चीज़ है यहाँ पे इंटीग्रेशन तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स परफॉर्म हो रही थी, आपने वेरिएबल को यू में कन्वर्ट कर लिया।
तो आपका ये डी एक्स वाली टर्म भी चेंज होगी। सो वो कैसे करते हैं, आप इससे कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, आप क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो लेफ्ट साइड पे क्या मिल जाएगा, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यस ये 3x स्क्वायर आ जाएगा एंड यहाँ पे 2x आ जाएगा। और अगर मैं इससे सिंप्लीफाई करके डी यू सिंपली कैलकुलेट करूँ, तो ये डी एक्स को राइट साइड पे शिफ्ट किया जा सकता है, सो 3x स्क्वायर एंड प्लस 2x एंड डी एक्स आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको u पुट कर रहे हैं, तो ये जो सात वाली टर्म है ये सारी डी यू के इक्वल होगी। यहाँ देख लें एग्जैक्टली यही चीज़ बन रही है, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, तो साथ में मैं इसको डी यू पुट कर सकता हूँ। सो अब आप ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद देखें तो इंटीग्रल बहुत सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है एंड अब यू वेरिएबल में आप इस पे पावर रूल लगा सकते हैं, तो यू पावर 5 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 आ जाएगा, बिकॉज u पावर 5 है और आप इंटीग्रेशन भी विद रिस्पेक्ट टू u कर रहे हैं, सो आप पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। अब u तो हमारा सपोज्ड वेरिएबल था, ओरिजिनली तो हमें इंटीग्रल x वेरिएबल में गिवन था, u तो हमने खुद से नाम दिया है, सो लास्ट स्टेप में जब इंटीग्रेशन हो जाए, यहाँ पे इंटीग्रल का साइन रिमूव हो जाए पावर रूल के थ्रू जो आपने किया है, तो आप बैक सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 होल पावर 5 प्लस 1 6 हो जाएगा एंड इसी तरह यहाँ पे 6 एंड प्लस सी आप पुट कर सकते हैं। सो एग्जैक्टली वही इंटीग्रेशन आएगी जो आपने डायरेक्टली फॉलो की हुई है। सो अगर आप इस फार्मूला को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं तो ओके है, अदरवाइज आप ये सब्स्टिट्यूशन मेथड भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो हमने बाकी के क्वेश्चंस स्किप किए थे पहले, उनमें भी एग्जैक्टली यही कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 अगर आपको याद हो तो वो था आई इज इक्वल टू एक्स एंड ई पावर एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। यस, इस क्वेश्चन को भी उसी तरह से कर सकते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे देख लें, मेरे पास ई की पावर में एक्स होना चाहिए था एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ गई है, सो ये डिफरेंट है। सो मैं इसी एक्स स्क्वायर वाली टर्म को सपोज कर लूँगा न्यू वेरिएबल। तो यस, सपोज u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, ये जो मेरे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन में देख लें तो क्या होना चाहिए, e की पावर x होनी चाहिए, बट मेरे पास एक्स स्क्वायर है, सो मैं ये जो पावर है उसे सिंपली नया वेरिएबल सपोज कर लूँगा। उससे होगा क्या, बाय द वे, उससे देखें तो आपके पास इंटीग्रल में i इज इक्वल टू, यस, e की पावर में एक सिंगल u आ जाएगा, इस तरह का सिचुएशन बन जाएगी और फिर देखेंगे कि हम आगे क्या बनता है। अब जैसे मैंने पहले बोला है कि आप अगर इसकी पावर में जो एक्स स्क्वायर है उसे यू पुट कर रहे हैं, तो लॉजिकली डी एक्स को भी चेंज होना चाहिए, और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपली ये जो आपने सपोज किया होता है इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो राइट साइड पे ये 2x आ जाएगा एंड वो डी एक्स जो नीचे है उसको मैं इधर भी लिख सकता हूँ। सो यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ से x और डी एक्स वाली टर्म जो है वो एग्जैक्टली यहाँ पे भी अपीयर हो रही है। सो मैं x और डी एक्स अगर कैलकुलेट करूँ इसमें से, इस एक्सप्रेशन में से, तो वो एक्चुअली डी यू डिवाइडेड बाई 2 बन जाता है। सो मैं यहाँ पे फिर x और डी एक्स वाला जो प्रोडक्ट था उसकी जगह पे डी यू डिवाइडेड बाई 2 पुट कर लूँगा। सो यस, आई इज इक्वल टू, अब ये 1/2 कांस्टेंट है एंड ई पावर यू एंड डी यू की इंटीग्रेशन अगर करें तो वही सिंपली 1/2 एंड एक्सपोनेंशियल रूल लग जाएगा, जो कि आपको सजेस्ट करता है कि ई पावर यू रख लें एंड log ऑफ कांस्टेंट बेस जो कि ई है वो साथ में डिवाइड कर लें। सो log ऑफ कांस्टेंट बेस ई 1 हो जाएगा। सो आपके पास फाइनली इसका आंसर आई इज इक्वल टू 1/2 एंड ई पावर यू आ जाएगा। अब u तो आपका अपना सपोज्ड वेरिएबल है, सो आंसर आप x में कन्वर्ट कर देंगे, इंटीग्रेशन परफॉर्म हो चुकी है, सो अब बैक सब्स्टिट्यूशन करने के लिए आप एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। सो यस, ये क्वेश्चन भी ट्रिकी है, ये चारों पार्ट को आपको देखना चाहिए। अब आई थिंक इसके जस्ट 2 पार्ट्स रह गए हैं जो हमने स्किप किए थे, और वो 13 एंड 14 है। सो यस, मैं 14 को पहले देख लेता हूँ। सो 14 में आपके पास है आई इज इक्वल टू ई पावर टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स
एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, अगेन देख लें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ई पावर यू या ई पावर वाई या ई पावर एक्स टाइप की चीज़ होनी चाहिए। यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स है, सो मैं इसको नया वेरिएबल सपोज कर लूँगा। सो यस, सपोज यू इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स। ओके फाइन। अब नेक्स्ट जब ये सपोज करेंगे तो इसको भी चेंज होना चाहिए। सो उसके लिए आप वही डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो डी यू बाई डी एक्स, टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अभी ये आपने सेकंड चैप्टर में डिटेल में ये डिस्कस किए होंगे। सो दिस इम्प्लाइज डी यू इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। सो इस तरह के क्वेश्चन में आप देखेंगे कि बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली सेटल हो जाती हैं इसके बाद। सो आई इज इक्वल टू, मैं ई की पावर यस टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स को सेपरेट करके लिख लेता हूँ, और ये जो डिनोमिनेटर में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स, इसको सेपरेट करके लिख लेता हूँ। सो अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू ई पावर यू, एंड देन इस सारे की जगह पे मैं डी यू पुट कर लूँगा। सो ये जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म थी, ये बस अब बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। और देख लें आप, ई पावर यू एंड डी यू आ गए आप। अब मैं इसकी इंटीग्रेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सो इसका इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही आ जाएगा। एंड लॉग ऑफ कांस्टेंट बेस विच इज़ ई एंड प्लस सी, log ऑफ ई 1 के इक्वल होता है। सो आई इज इक्वल टू ई पावर यू, एंड यू मेरा अपना सपोज्ड वेरिएबल है, इंटीग्रेशन हो चुकी है। अब मैं बैक सब्स्टिट्यूशन कर लूँगा, तो ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट रह गया है, वो भी इम्पोर्टेंट है, सो हम उसको देखें। यस, क्वेश्चन नंबर 13 इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो ये इस एक्सरसाइज में से अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, तो उन क्वेश्चन में ये क्वेश्चन नंबर 13 भी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 के इंटेग्रेंट को देखें तो ये एक स्पेशल टाइप का इंटेग्रेंट है। जी, इसमें क्या खास बात है, यहाँ पे रेशनल फंक्शन अपीयर हो रहा है। ओके, रेशनल फंक्शन की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं आगे चल के हम बहुत डिटेल में देखेंगे, बट ये एक रेशनल फंक्शन है जिसको आप सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। रेशनल फंक्शन क्या होता है, अगर आप पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से डिवाइड कर लें, तो जो फंक्शन होगा उसे हम रेशनल फंक्शन बोलते हैं। जी, रेशनल फंक्शन जब भी हो आपके पास इंटीग्रेशन में, तो आप उसको पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। देख लें यहाँ पे टॉप पे दो टर्म्स हैं, सो मैं इसको दो पीसेस में डिवाइड कर सकता हूँ। सो 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी एक्स, मैं इसको सेपरेट कर लूँगा, एंड 1 के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी एक्स को मैं सेपरेट कर लूँगा। सो आप इसको आसानी के लिए इसको आई वन भी कह सकते हैं। लेट्स से ये इंटीग्रल वन है जिसको मैंने डील करना है, मैं सेपरेटली डील करूँगा, और ये मेरा आई टू है। मैं इसलिए इस तरह से आई वन और आई टू कह रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सो मुझे दोनों टर्म्स को डील करना है। सो आई वन को अब मैं लेके चलता हूँ। सो पहले आई वन का आंसर देख लेते हैं और फिर आई टू को देख लेंगे। So I1 is actually equal to integral 2x and divided by x square plus 3 and then d। ओके, अब यहाँ पे देखें तो क्या सिचुएशन बन रही है। सम टाइम रेशनल फंक्शन में हमारे पास इस तरह की सिचुएशन बन जाती है कि नीचे जो फंक्शन है, आप उसको अगर फंक्शन कंसिडर कर लें, तो ऊपर उसका डेरिवेटिव हो। ओके, सो इस तरह के फंक्शन में इंटीग्रेशन करना बड़ा आसान हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखें तो डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव इधर ऊपर बन रहा है। सो आप उसी तरह से सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। सो u इक्वल टू, आप सपोज कर लेंगे u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। ओके, सो अब मैं डी यू कैलकुलेट करूं, जो कि डी यू बाई डी एक्स कैलकुलेट करने से मिलेगा। सो वो 2x आ जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज डी यू इक्वल टू 2x एंड डी एक्स। ओके, सो यस, मैं डिनोमिनेटर वाली टर्म को u सपोज कर सकता हूँ, और इससे जो टॉप पे ये टर्म्स हैं, इनकी जगह पे मैं डी यू पुट कर सकता हूँ।
ओके, सो आई वन इज इक्वल टू, यस, टॉप पे 2x dx की जगह पे du पुट कर लूँगा एंड यहाँ पे u आ जाएगा, जिसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 1/u एंड du। जैसे 1/x dx की इंटीग्रेशन log x होती है, इसी तरह 1/u du की इंटीग्रेशन log ऑफ u होगी। सो मैं u तो सपोज्ड वेरिएबल था, मैं इसकी वैल्यू अगर बैक सब्स्टिट्यूट कर लूँ तो यहाँ से मुझे log ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्लस 3 मिल जाएगा। सो यस, ये मेरा आई वन होगा, इंटेग्रल वन की वैल्यू होगी। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है लाजमी कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने इसको इस तरह से डील करना है। सो ऑब्वियसली इसके लिए आपको एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यही ट्रिकी पार्ट है जो इंटीग्रेशन को मुश्किल बनाता है। एक ही तरह की फॉर्म होती है, आप किसी वक्त कुछ और कर रहे होते हैं, किसी वक्त कुछ और कर रहे होते हैं, बट बेसिक टिप्स मैं जो आपको दे रहा हूँ आप उसकी माइंड में याद रखिएगा एंड विद प्रैक्टिस आप आहिस्ता आहिस्ता इसमें मैच्योर हो जाएंगे। सो एक तो टिप यही थी कि अगर डिनोमिनेटर में देखें और नोमिनेटर को देखें, नोमिनेटर में अगर फंक्शन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बन रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ पे देख लें ये 2 मिसिंग भी होता तो फिर भी कोई इशू नहीं था। आप 2 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके बना सकते थे बड़ी ईज़िली। सेकंड पार्ट को देखें तो इस तरह की सिचुएशन नहीं है। सो सेकंड पार्ट में अगर मैं I2 की बात करूँ, सो I2 में आपके पास 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 है एंड dx है। डिनोमिनेटर में प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर है एंड टॉप पे लीनियर फैक्टर नहीं है बट सिंपली कांस्टेंट है। ओके, सो अब आप इसको कैसे डील करेंगे? इधर तो डेरिवेटिव नहीं बनाया जा सकता, सो फिर कैसे डील करेंगे? आपको शायद एक फार्मूला याद हो कि टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स अगर आप कैलकुलेट करें इसका डेरिवेटिव, तो वो एक्चुअली आता था 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, एंड अगर लेट्स से आपके पास टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए हो, ओके, अगर आप इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करें, सो वो आपके पास बनता था ए डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, एग्जैक्टली इसी तरह की यहाँ पे सिचुएशन बन रही है। सो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये मेरे पास ये सिचुएशन बन रही है एक्स स्क्वायर एंड प्लस अंडर रूट थ्री स्क्वायर। ओके, फाइन। सो अंडर रूट थ्री स्क्वायर है, सो अंडर रूट थ्री मेरा एक ही तरह का रोल प्ले कर रहा है। सो मैं अगर इस ए को यहाँ से हटा के इस तरफ लिख लूँ तो ये मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली टाइप की सिचुएशन है। सो जब भी आपके पास 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स हो, मीन एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट स्क्वायर और बीच में पॉजिटिव हो और टॉप पे 1 हो, तो आप इसकी इंटीग्रेशन लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय ए एंड टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ए। अब ये छठा फार्मूला है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि सिर्फ़ इसी क्वेश्चन के लिए यूज़ हो रहा है। वैसे हमें इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन वाली एक्सरसाइज़ में प्लेस करना चाहिए, जहाँ पे और भी इनवर्स के फार्मूलाज़ थे। बट ऑब्वियसली फाइनल में जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो आप पूरे ही बुक पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, सो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि ये कैसे डील करना है जब आप एक्सटेंसिव प्रैक्टिस कर चुके होंगे। सो ए की वैल्यू अंडर रूट थ्री है, सो मैंने इस बेस पे 1/√3 टेंजेंट इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट लिख लिया। सो आई वन भी कैलकुलेट हो गया, आई टू भी कैलकुलेट हो गया। सो फाइनली अगर मैं इसको यहाँ पुट कर लूँ तो मेरे पास आई जो कि इंटेग्रल है जी किसका, देखने में तो बहुत सिंपल सा लग रहा था ये, 2x प्लस वन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एंड डी एक्स, टॉप पे लीनियर था एंड बॉटम पे एक क्वाड्रेटिक फैक्टर था, रेशनल फंक्शन था एक्चुअली। सो इसकी इंटीग्रेशन अगर आप परफॉर्म करें तो आपके पास दो पार्ट आए, एक है लॉग एंड देन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री और एक है 1/√3 एंड टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 एंड ओबियसली यहाँ पे प्लस सी भी आएगा। यस, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में भी आ सकता है, देख लें इतना सिंपल नहीं है, और शॉर्ट क्वेश्चन में तो आ ही सकता है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है।
थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी सेकंड एक्सरसाइज देखेंगे। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया तो आप बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।